आखिरी पोटली। राजस्थान के एक छोटे से सूखे गांव में बिरजू नाम का एक साधारण चर्मकार रहता था। बिरजू का काम गांव वालों के जूते ठीक करना था। उसकी पत्नी की मौत प्रसव के दौरान ही हो गई थी और तब से बिरजू की दुनिया उसका बेटा आर्यन ही था। बिरजू की उंगलियां चमड़ा सिलते सिलते सख्त और काली पड़ चुकी थी, लेकिन वह चाहता था कि उसके बेटे के हाथ कलम पकड़े और वह दुनिया पर राज करे। आर्यन बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी था। जब गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो बिरजू ने अपनी 2 बीघा जमीन गिरवी रख दी ताकि आर्यन को शहर के बड़े स्कूल में भेजा जा सके। बिरजू खुद फटे हुए कपड़ों में रहता, दिन में केवल एक बार रूखी रोटी खाता, लेकिन हर महीने आर्यन को पैसे भेजना कभी नहीं भूलता था। आर्यन जब भी छुट्टियों में घर आता, बिरजू अपनी फटी हुई हथेलियों को पीछे छिपा लेता ताकि बेटा उसकी मेहनत देख दुखी ना हो जाए। आर्यन ने कड़ी मेहनत की और उसका चयन देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। वहां की दुनिया अलग थी, महंगी गाड़ियां, अमीर दोस्त और आधुनिक जीवन शैली। आर्यन को धीरे धीरे अपने पिता के मोची होने के पेशे से शर्म महसूस होने लगी। जब उसके दोस्त पूछते कि उसके पिता क्या करते हैं तो वह कह देता, वे गांव में एक बड़े जमींदार हैं। समय बीतता गया। आर्यन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पैकेज पर नौकरी मिल गई। उसकी शादी माया नाम की एक शहरी और अमीर लड़की से तय हो गई। आर्यन ने बिरजू को शादी का कार्ड तो भेजा, लेकिन साथ में एक बड़ा संदेश भी। बाबूजी, आप शादी में मत आना, यहाँ सब बड़े लोग आएंगे। आपकी सादगी और आपका पेशा मेरी साख खराब कर सकता है। मैं शादी के बाद खुद आपसे मिलने आऊंगा। बीजी ने वह पत्र पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू तो गिरे, पर उसने खुद से कहा, मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है। उसकी खुशियों के लिए मेरे पीछे हट जाना ही सही है। शादी के बाद आर्यन पूरी तरह शहर का हो गया। माया को कभी पता ही नहीं चला कि उसका ससुर जीवित है। इधर गांव में बिरजू बूढ़ा और बीमार रहने लगा। मोतियाबंद की वजह से उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। दुकान बंद हो चुकी थी और गांव के साहूकार ने जमीन हड़प ली थी। बिरजू अब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने को मजबूर था, लेकिन उसने कभी आर्यन को फोन नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से आर्यन की शादीशुदा जिंदगी में कोई तनाव आए। एक दिन बिरजू ने सुना कि शहर में जहां आर्यन रहता है वहां बहुत बड़ा तूफान और बाढ़ आई है। पिता का दिल घबरा गया। उसने अपनी लाठी उठाई और फटे हाल में बिना किसी को बताए पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। सैकड़ों किलोमीटर का सफर भूखे प्यासे सिर्फ बेटे की एक झलक पाने के लिए चाह में उसने तय किया। जब बिरजू आर्यन के आलीशान बंगले के बाहर पहुंचा तो दरबार ने उसे भिखारी समझकर धक्का दे दिया। आर्यन अपनी बालकनी से यह सब देख रहा था। उसने पहचान लिया कि वह उसका पिता है, लेकिन अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी के डर से वह नीचे नहीं आया। उसने नौकर से कहकर कुछ पैसे और खाना बाहर भिजवा दिया। बिरजू ने वह पैसे नहीं छुए। उसने सिर्फ दरबान से कहा, साहब से कहना मैं पैसे लेने नहीं, सिर्फ यह देखने आया था कि वह सुरक्षित है या नहीं। बिरजू वापस मुड़ गया। उसी रात शहर के एक रैन बसेरे में ठंड और थकान की वजह से बिरजू की सांसें थम गई। अगले दिन पुलिस को बिरजू की लाश मिली। उसकी मुट्ठी में एक छोटा सा कागज दबा था। जब पुलिस ने आर्यन को सूचित किया और वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी सिवाय उस कागज के। उस कागज पर लिखा था, बेटा, मुझे पता है कि मेरी मौजूदगी तुम्हें शर्मिंदा करती है, इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। संदूक के नीचे एक पुरानी पोटली है, उसमें तुम्हारी माँ के कंगन और मेरी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी है। अपनी बेटी, मेरी पोती के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले लेना। खुश रहना मेरे लाल। आर्यन का सीना जैसे फट गया। वह वहीं जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगा। जिस पिता ने उसे चलना सिखाया, उसे ही अपने महफिल से बाहर कर दिया। उसने आलीशान गाड़ी में पिता के शव के बाद गांव ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन गांव वालों ने उसे थूका। साहूकार ने उसकी जमीन वापस कर दी क्योंकि बिरजू ने मरते दम तक ब्याज चुकाया था। आज आर्यन के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वह हर रात उसी टूटी हुई झोपड़ी में सोता है जिसे उसके पिता ने अपने पसीने से बनाई थी। वह अब अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम चलाता है, जिसका नाम उसने रखा है मौन बलिदान।
दोस्तों, कहानी का सार है कि माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है। हम अक्सर अपनी सफलता की चमक में उन दियों को भूल जाते हैं जिन्होंने खुद को जलाकर हमारे जीवन में उजाला किया था। समय रहते उनकी कद्र कर लीजिए, क्योंकि पश्चाताप की आग बहुत भारी होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, और हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली एक अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।